तो स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीपीडब्ल्यूए कोड अपेंडिक्स 7A। हालांकि हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, लेकिन आज इसका एग्जाम्पल आपके सामने में आने वाला है। सीपीडब्ल्यूए कोड जैसा कि आप जानते हैं, पीसी 16, पीसी 21 और पीसी 4 नया सिलेबस में, पीसी 4 नया सिलेबस में, ठीक है। सब में ये बहुत कंपलसरी पॉइंट है। और जो नए सिलेबस का पार्ट है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पे न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ये वाला जो एग्जाम्पल है, चूंकि बुक में अवेलेबल है, बुक का ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम लोग जब डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड होने की वजह से पीसी 4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये एग्जांपल है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटर डिविजनल ट्रांजेक्शन बाय चेक, यानी कि जब चेक से इंटर डिविजनल कोई ट्रांजेक्शन, इंटर डिविजनल ट्रांजेक्शन का मतलब दो डिवीजन सेम गवर्नमेंट, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, ठीक है, उसमें से दो डिवीजन होंगे। तो यहाँ पर जो दोनों डिवीजन है उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, और उनका जो सेटलमेंट होगा वो चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। उस समय में कैसे इसको करेंगे। हालांकि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था कि जब सेम गवर्नमेंट होती है, 8443 सिविल डिपॉजिट का हेड ऑपरेट नहीं करते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। मैंने प्रैक्टिस में 8443 सिविल डिपॉजिट का ही हेड ऑपरेट होता है, जो कि थ्योरेटिकली गलत है। थ्योरेटिकली सही क्या है, ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं पहला स्लाइड। हाउ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ इंटर डिविजनल सेटलमेंट बाय एक्सचेंज ऑफ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। पहला एग्जांपल है कि डिवीजन ए है ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। तो डिवीजन ए, आप इसको बिल्डिंग डिवीजन याद कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए बिल्डिंग डिवीजन रांची है, मान लीजिए, ठीक है। तो बिल्डिंग डिवीजन रांची ने, जो सीपीडब्ल्यूडी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इशूड अ चेक अमाउंटिंग ₹35,000 टू सेंट्रल स्टोर्स डिवीजन न्यू दिल्ली। सेंट्रल स्टोर्स डिवीजन होता है, वहां पे एक न्यू दिल्ली में उसको एक चेक इशू किया है। हालांकि ये प्रैक्टिस में अब नहीं है, क्योंकि अब रांची का कोई डिवीजन होगा वो दिल्ली से तो सीमेंट नहीं मंगवाएगा, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। फिर भी इन प्रैक्टिस इसको समझेंगे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो रांची ने सेंट्रल स्टोर डिवीजन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CSD कर देंगे, सेंट्रल स्टोर डिवीजन ND, ठीक है, ND कर देंगे इसको, है ना। सेंट्रल स्टोर डिवीजन न्यू दिल्ली को 35,000 रुपए का एक चेक एडवांस के तौर पे दिया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ 100 बैग्स ऑफ सीमेंट। एक बैग की कीमत ₹350 है, @350 पर बैग। हालांकि बुक में आपको 2024 की जगह 2005 लिखा हुआ है, 2005। और वहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, वो दिया गया है ₹150 पर बैग, 150 लिखा हुआ है। क्योंकि ये अब समय बदल गया है, साल बदल गया है, मैंने इसको आज के समय के हिसाब से अपडेट कर दिया है। आपको बस वही ध्यान में रखना होगा कि 350 गुना 100, 35,000 रुपए का उसको चेक दिया गया है इन द मंथ ऑफ जून 2024 फॉर स्टॉक पर्पजेस इन द रेवेन्यू मेजर हेड सब मेजर हेड 2059 पब्लिक वर्क्स 80 जनरल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो चेक दिया गया है, ये डिवीजन 2059 का खर्च किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि बिल्डिंग डिवीजन जो होता है, उसमें अगर हाउसिंग होगा तो 2216 होगा, और नॉन हाउसिंग होता है तो वो 2059 होता है। नॉन हाउसिंग खासकर जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग जो हो गया, वो 2059 ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो उसने 100 बैग के सीमेंट के लिए पैसे दिए हैं। सेंट्रल स्टोर डिवीजन CSD1 ने इशू किया है द रिक्विसाइड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट टू डिवीजन ए, दैट इज सेंट्रल स्टोर डिवीजन ने दिया है किसको, बिल्डिंग डिवीजन। अच्छा, रांची वाला एग्जांपल हटा देते हैं, बिल्डिंग डिवीजन दिल्ली कर देते हैं ना, बिल्डिंग डिवीजन दिल्ली, ठीक है, ND कर देते हैं। तो सेंट्रल स्टोर डिवीजन ND और BD ND, है ना, बिल्डिंग डिवीजन ND, इस तरीके से चलेंगे हम लोग। इन द मंथ ऑफ जून 2024, मतलब जिस महीने में आया रिक्विजिशन उसी महीने में इशू कर दिया गया एज पर द इंडेंट। और इंडेंट किसने दिया था, बिल्डिंग डिवीजन ND ने दिया था, बाय डिवीजन ए enumerated the entries step by steps in the book of division A and the central store division of the CPWD। एग्जाम्पल आपके सामने में अवेलेबल है, 100 बैग का ट्रांजेक्शन हुआ है, 35,000 रुपए का पेमेंट किया गया है। आइए देखते हैं पहला वाला सॉल्यूशन। व्हेन डिवीजन ए, यानी बिल्डिंग डिवीजन ND की बात हो रही है, makes advance payment to central store division toward the procurement of 100 bags of cement at rupees 350 per bags, the following entry will appear in its books, ठीक है। तो वहाँ डेबिट कैसे कैसे होगा, वह है 2059 का 8799, एक ये सस्पेंस का हेड है 799,
और ये सस्पेंस वाले हेड में ये आ जाएगा स्टोर एडवांस। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये स्टोर एडवांस। ठीक है, ये देखिए स्टोर एडवांस। अब आप कहेंगे कि सर हम लोगों ने जो 799 सस्पेंस पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था? तो आपने जो 799 सस्पेंस पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था 3 सब हेड, है ना? एक पढ़ा था स्टॉक, एक पढ़ा था वर्कशॉप, एक पढ़ा था एम MWA। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब हेड के लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होती है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और नए सब हेड क्रिएट किए जा सकते हैं। इसका ये मतलब है कि 799 माइनर हेड के अंडर में जितने चाहे उतने सब हेड क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक सब हेड है स्टोर एडवांस, और स्टोर एडवांस में डेबिट किया गया है 35,000 रुपए, और 8782 102 पब्लिक वर्क्स टैक्स में क्रेडिट किया गया है 35,000 रुपए। यहाँ पहले कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप लोग कोई चेक से पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो फिगर डिवीजन के केस में क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जब भी कोई चीज परचेज की जाती है तो वो एक्सपेंडिचर होता है, इसी वजह से परचेज अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा ना नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, तो वहां पे डेबिट और लॉसेस जो होता है, सॉरी, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होता है वो डेबिट होता है। इसी की वजह से यहाँ पे डेबिट हुआ है क्या? स्टोर में एडवांस दिया, क्योंकि एक तरह का ये परचेज ही है। हालांकि ये परचेज इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि अभी तक सामान आया नहीं है। तो स्टोर एडवांस को आपने डेबिट किया है, पब्लिक वर्क्स चेक को क्रेडिट किया है। ये बहुत नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन है। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, एक्शन इन सप्लाइंग डिवीजन, दैट इज सेंट्रल स्टोर डिवीजन। सेंट्रल स्टोर डिवीजन को पैसे मिले हैं, है ना? जब वो पैसे मिले हैं उसको, तो उस पैसे का वो क्या करेगा? वो रेमिट करेगा ना। रेमिट जब करेगा उसको उसको 8782 में डेबिट करना पड़ेगा। वही यहाँ पे किया गया, डेबिट किया गया है 8782 00102 रेमिटांसेस इनटू द बैंक। 35,000 रुपए उसने रेमिट कर दिए। और रेमिट किस केस में किए हैं? स्टोर सप्लाइड, उसके एवज में स्टोर को उसने सप्लाई किया है, इसका उसने क्रेडिट किया है। ठीक है, अब यहाँ से स्टोर सप्लाई हुआ है यानी निकला है, अभी उसके पास पहुंचा नहीं है। वही यहाँ पे कह रहा है कि एक्शन इन सप्लाइंग डिवीजन दैट इज सेंट्रल स्टोर डिवीजन। अच्छा, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 799 ही है, यानी कि मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले। अभी तक हमने 799 में दो नए बना चुके हैं सबहेड। और वो कौन सा सबहेड बनाया है? जो इंडेंटिंग डिवीजन था यानी कि बिल्डिंग डिवीजन एनडी, उसने बनाया था स्टोर एडवांस। ठीक है, और जो सप्लाइंग डिवीजन है उसने बनाया स्टोर सप्लाइड। तो 799 में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जितने चाहे उतने सबहेड बनाए जा सकते हैं। अमाउंट हमेशा डिस्चेंज, मतलब हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि एडवांस ही पेमेंट हुआ है। ठीक है, और इसी के लेवल पे अलग अलग जगहों पे ट्रांजेक्शन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो स्टोर सप्लाइड है 2059 799 हमेशा कंसर्न मेजर हेड में ही होता है। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, जो कि सस्पेंस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हाँ, आपको मैं बता दूं कि 8658 जो सस्पेंस का मेजर हेड होता है उसके नीचे ये वाला सस्पेंस हेड नहीं होता है। अगला आ जाते हैं, आफ्टर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ स्टोर। अब डिलीवरी हो चुकी है, मतलब यहाँ से निकला था किससे? सप्लाइंग डिवीजन से स्टोर निकला, और फिर वहां एक्चुअल डिलीवरी हो चुकी है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया होगा कि जब एक्चुअल डिलीवरी हो गई है वहां पर उसने पेमेंट पहले ही कर दिया था चेक से। चेक से पेमेंट कर दिया था तो 8782 को क्रेडिट तो उसने दे ही रखा था। डेबिट किसको दे रखा था? स्टोर एडवांस को। अब उसको डेबिट दे रखा था, उसको माइनस करना होगा, वही यहाँ पे है देखिए। अब उसने क्या किया कि जो स्टोर एडवांस को किया था उसने स्टोर सप्लाइड कर दिया 2059 को डेबिट। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये सेंट्रल स्टोर डिवीजन है, मतलब यहाँ से निकला है माल अभी। ठीक है, सेंट्रल स्टोर डिवीजन में 2059 799 को स्टोर सप्लाइड किया है, और 2059 स्टॉक को क्रेडिट किया है। अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा मामला कंफ्यूजिंग कर रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको याद करते हैं। याद कीजिए, इसने क्या किया कि पैसे पहले लिए हैं और स्टोर सप्लाई कर दिया है ना? तो पैसे पहले लिए हैं तो पैसा वाला जो आ गया था वो था डेबिट, याद कीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना? तो पैसे एक्चुअल रियल अकाउंट वाला था। हाँ, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है ये आप जानते हैं। तो चेक से जब पैसा आया उसने उसको रेमिट किया, तो उसने क्या किया था? 8782 में डेबिट किया था, है ना? और फिर उसने स्टॉक एक्चुअल जो सप्लाई कर दिया है, तो स्टॉक अकाउंट क्या हो गया? स्टॉक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। तो पहले क्या था? स्टोर सप्लाइड। ठीक है, स्टोर सप्लाइड और स्टॉक अकाउंट दोनों अलग अलग है। ये भी मामला आपको समझना है कि कैसे है। देखिए, स्टॉक अकाउंट वो है जो आपका बचा हुआ है पोर्शन, ठीक है,
और वहां से स्टॉक में आपने उसको खाली किया है। याद कीजिए, जब आपका स्टॉक आता है तो गुड्स रिसीट में और इंडेंट में आप उसको लेते हैं, जब जाता है तब गुड्स गुड्स रिसीट और बिन कार्ड में लेते हैं, जब जाता है तो इंडेंट में एंट्री करते हैं और बिन कार्ड में एंट्री करते हैं। वो पोर्शन जो आपके स्टॉक से निकल चुका है वो स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक तभी आप डेबिट करते हैं, सॉरी क्रेडिट करते हैं, जब स्टॉक का ट्रांजेक्शन हो चुका है। जब तक नहीं हुआ है तब तक नहीं करते हैं। याद कीजिए, ये एक्चुअल सप्लाई का मतलब है कि वहां पहुंच चुका है, और वहां पहुंच चुका है ये कैसे कंफर्म करेंगे, जब वहां से हमारे पास में रिसीट आ जाएगा कि हाँ हमने स्टॉक रिसीव कर लिया है। समझ रहे हैं? ये जब आप देख रहे हैं एक्चुअल डिलीवरी ऑफ स्टोर है, मतलब वहां डिलीवरी हो चुकी है। ये ठीक वैसे ही जैसे कि ये अमेजन के आप अकाउंट में है, और अमेजन ने कोई सामान वहां से भेजा है और इन ट्रांजिट है, और यहाँ पे डिलीवरी हो गई। जब तक इन ट्रांजिट होगा तब तक स्टोर सप्लाइड में रहेगा क्रेडिट। पिछला स्लाइड में हम जाए, स्टोर सप्लाइड में क्रेडिट रहेगा कब तक, जब तक कि वो ट्रांजिट में है। जैसे वो डिलीवरी हो गया, अब चूंकि स्टोर सप्लाइड आपका क्रेडिट था, अब वो डेबिट होकर के नील हो जाएगा, और फिर अल्टीमेट क्रेडिट जाएगा स्टॉक को। ये कब होगा, जब एक्चुअल डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। will carry out the following entry in the book of the central store division will appear as under। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि जब तक पैसे आएंगे तो वो पैसे आगे वो रियल अकाउंट में आ जाता है, उसके लिए रियल अकाउंट के रूल लागू पड़ते हैं। जब तक स्टॉक आपका निकल करके वहां पहुंच नहीं गया तब तक स्टॉक अकाउंट में आप एक्चुअल क्रेडिट नहीं करेंगे। समझ गए? आगे, ऑन रिसीट ऑफ स्टॉक, स्टॉक रिसीट कर लिया किसने, बिल्डिंग डिवीजन नई दिल्ली ने, एंड वेरिफिकेशन देयर ऑफ। और केवल रिसीट करने से नहीं होता है, यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया था, स्टोर वाले चैप्टर में भी बताया था कि जब तक स्टॉक रिसीट करके वेरीफाई न कर लिया जाए, मान लीजिए कि आपने इंडेंट दिया था 100 आइटम का, रिसीट हुआ 98 आइटम, उसमें से भी 4 आइटम डिफेक्टिव निकले, तो 94 आइटम ही तो एक्चुअल मिला ना आपको, है ना। बाकी तो आपको रिफंड करने, रिटर्न करने। तो जो एक्चुअल में 94 आइटम मैंने रिसीव किया, 98 4 डिफेक्टिव निकले, तो जो एक्चुअल में आपने रिसीव करके रखा है 94, उतने का ही आपको ट्रांजेक्शन दिखाना है अपने अकाउंट में। बाकी जो नहीं आया उसको तो नहीं आया में दिखाना है, और जो रिटर्न कर उसको रिटर्न में दिखाना है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि बिना वेरिफिकेशन के आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं। खैर, अब सामान आ गया है। याद कीजिए, बिल्डिंग डिवीजन था इनिशियली, उसने जिसने इंडेंट दिया था, एडवांस दिया था, तो जब उसने एडवांस दिया था तो एडवांस पे किया था चेक के माध्यम से, वो क्रेडिट हुआ था, है ना। और स्टोर एडवांस को उसने किया था डेबिट। अब कैसे करेंगे, स्टोर एडवांस को क्रेडिट, याद आ रहा है, और स्टॉक को डेबिट, क्योंकि स्टॉक आ गया है ना। अब आप कहेंगे सर इसमें तो पैसे का कोई जिक्र नहीं, चेक का कोई जिक्र नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि इनिशियली चेक का जिक्र हो चुका है, तो डबल एंट्री चेक की नहीं हो जाएगी ना, है कि नहीं। तो चेक इनिशियली क्रेडिट हो गया था, ठीक है, और स्टोर एडवांस था डेबिट, अब स्टोर एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, और स्टॉक चूंकि पहुंच चुका है, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। Insofar as the clearance of subhead public works checks appearing in the book of division A and remittances into bank appearing in the book of central store division 1 is concerned, the same will be cleared by the respective powers on receipt of payment scroll and receipt scroll respectively। अब ये क्या मामला है, मामला ये है कि दोनों के पाव सेम है, समझ गए। तो दोनों ही अपने अपने अकाउंट वहां भेजेंगे। और ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 8782 की। तो जो बिल्डिंग डिवीजन नई दिल्ली थी, उसने अपना जो चेक पेमेंट किया था उसको दिखाया था क्रेडिट में, और अपना अकाउंट भेज दिया पाओ के पास, ठीक। जिसको पैसे मिले, ठीक, स्टोर डिवीजन, उसको वो पैसे मिले तो उसने उसको दिखाया था डेबिट में, और उसने भेजा अकाउंट पाओ के पास। पाओ के पास दोनों के अकाउंट पहुंचे, फिर वो जाकर के वहां पर पेमेंट स्क्रॉल, रिसीट स्क्रॉल कहाँ से मिलता है, वो बैंक से मिलता है, समझ गए। क्योंकि इसने चेक दिया, और उसने अपना जो रेमिटेंस किया था स्टोर डिवीजन ने, उसने अपना चेक इनकैश करवाया ना पहले। तो जब पहले वो इनकैश करवाएगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक से उसको रिसीट स्क्रॉल और पेमेंट स्क्रॉल मिलता है। तो रिसीट स्क्रॉल यहाँ मिला, और वो मिला किसको, पाओ को। कौन से बैंक से मिलेगा, फोकल पॉइंट ब्रांच से मिलता है, याद कीजिए। और रिसीट स्क्रॉल मिलता है रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फोकल पॉइंट ब्रांच, है ना। इसी चीज को लेकर के आगे उसके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होंगे, है ना। यही हम आगे देखेंगे। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट स्क्रॉल, ठीक है। पेमेंट स्क्रॉल का एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, आइए देखते हैं पेमेंट स्क्रॉल का एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। देखिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट स्क्रॉल टुगेदर विद पेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम फोकल पॉइंट ब्रांच ऑफ द क्रेडिटेड बैंक बाय पाव ऑफ द डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ए ने किसको दिया था, स्टोर डिवीजन को अपना चेक दे दिया था, है ना। तो स्टोर डिवीजन को जब चेक दिया तो उसका फोकल पॉइंट ब्रांच पेमेंट स्क्रॉल बनाएगा ना, क्योंकि डिवीजन ए का तो पेमेंट हुआ है,
है ना, और डिवीजन बी या स्टोर डिवीजन को रिसीट किया गया है। तो पेमेंट स्क्रॉल भेजेगा कौन, फोकल पॉइंट ब्रांच, इसको भेजेगा पाओ को। अब पाओ क्या करेगा, पाओ अपने बुक में कैसी एंट्री लेगा, ठीक है। याद कीजिए इनिशियल एंट्री क्या थी, इनिशियल एंट्री थी 8782 क्रेडिट, याद है जब चेक इशू किया गया था तो 8782 क्रेडिट था, है ना। वही यहाँ पे माइनस क्रेडिट करके उसको नलिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, पाओ कर रहा है, ठीक है। याद कीजिए डिवीजन ने किया था 8782 को क्रेडिट, है ना, 8782 को डिवीजन ने किया था क्रेडिट किया था, है ना। तो अब उसने पाओ ने माइनस क्रेडिट किया, इसको नलिफाई कर दिया। तो फिर क्रेडिट किसको करेगा, क्रेडिट करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस 8658108 को। अब आप पूछ सकते हैं सर पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस को काहे क्रेडिट किया, इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि स्टेट बैंक में मान लीजिए उसका खाता है, तो पेमेंट स्टेट बैंक ने किया अपनी जेब से, जबकि एक्चुअल में गवर्नमेंट का खाता जो है वो आरबीआई में है। तो सेम डे में क्या करता है कि स्टेट बैंक आरबीआई, सेम डे कह रहा हूँ, स्टेट बैंक आरबीआई से उतने पैसे की डिमांड करता है। ये 35,000 रुपए पेमेंट किया स्टेट बैंक ने, है ना, स्टेट बैंक ने किससे, ठीक है, किसको किया है, तो किया है डिवीजन, स्टोर डिवीजन को, स्टोर डिवीजन को किया है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, स्टेट बैंक आरबीआई से पैसे मांगेगा, रिक्विजिशन से आरबीआई से लेगा, है ना। और जब आरबीआई से पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट पीपीटीएस, समझ रहे हैं, जब रिसीव हो जाएगा तब जाकर के ये वाला पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस का हेड क्लियर होगा। तो ये आपको जब तक आरबीआई वाला ट्रांजेक्शन चलता रहेगा तब तक ये वाला स्टैंड करता रहेगा। एक्शन बाय द डिविजनल ऑफिसर ऑफ डिवीजन ए ऑन रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ पेमेंट स्क्रॉल, ठीक है। पेमेंट स्क्रॉल जब भी मिलती है आपको मैं बता दूं, ये फॉर्म 51 ऑपरेट किया जाता है विदाउट सपोर्टिंग पेड चेक, क्योंकि चेक तो उसको दिया जा चुका है डिवीजन को, लेकिन ये दूसरे डिवीजन को, स्टोर डिवीजन को चेक चला गया है, तो चेक तो एक्चुअल में उसको मिलने वाला नहीं है कि नहीं, उसको केवल पेमेंट स्क्रॉल मिलेगा, है ना। फ्रॉम द डीलिंग ब्रांच ऑफ द क्रेडिटेड बैंक डिविजनल ऑफिसर ऑफ डिवीजन ए यानी कि बिल्डिंग डिवीजन नई दिल्ली विल नोट द इनकैशमेंट इन चेक ऑफ चेक इन पार्ट टू, चेक इश्यूड एंड पेड ऑफ द शेड्यूल ऑफ मंथली रिकंसिलेशन ऑफ चेक्स, ठीक है। एंड रेमिटांसेस इन फॉर्म 51, ये फॉर्म 51 मैंने बहुत बार खासकर चैप्टर 2 में डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर्म 51 कब बनाते हैं, फॉर्म 51 और कुछ नहीं है, बैंक के साथ में आपका रिकंसिलेशन है, ठीक। आपने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस पढ़ा होगा पीसी 13 में और 14 में, जो ऑडिट वाले 14 में पढ़ेंगे। तो वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या था, भैया आपने किसी को चेक दिया है, लास्ट महीने की आखिरी तारीख को दे दी, यानी कि 31 को दे दी या 30 को दे दी, अभी कौन सा महीने चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना। 30 अप्रैल को आपने किसी को चेक दिया तो आपने अपने कैश बुक में एंट्री मार ली कि हाँ हमने 30 अप्रैल को चेक दिया, उतना पेड हो गया। और वो अगली तारीख तक जाएगा ना वो कम से कम, या फिर अगर आपने उसको पहले भी चेक दिया, जैसे आज मान लीजिए तारीख है 18, 18 को भी किसी को चेक दिया तो चेक की वैलिडिटी 3 महीने है, तो वो कम से कम 3 महीने के बाद ही जाएगा या पहले भी जा सकता है। लेकिन अगर वो सेम मंथ में नहीं जाता है, यानी कि अप्रैल के अप्रैल में नहीं जाता, वो मई में जाता, जा सकता है, उसका पेमेंट भी हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि पासबुक से कैशबुक की टैली कराते हैं, और टैली कराने के बाद में जो भी डिफरेंसेस है उसका एक रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ऐसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट गवर्नमेंट में बनता है, तो वो बनता है आपका एक्रेडिटेड बैंक से डिवीजन का, और वो उसका फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 51। वो दो पार्ट में होता है, ये जो पार्ट 2 है वो चेक्स के लिए है, और जो पार्ट 1 होता है वो रेमिटांसेस के लिए है। तो पार्ट 1 भी आपको देखने के लिए मिलेगा एज एंड वेन, जहां पर रेमिटांसेस का जिक्र आएगा, खासकर किसके मामले में आएगा, स्टोर डिवीजन के मामले में, क्योंकि स्टोर डिवीजन ने पैसे रिसीव किए हैं और फिर बाद में उसको रेमिटांस किया है, तो वहां पे उसका जिक्र आएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, विल बी सेंट अलोंग विद मंथली अकाउंट टू पाव, और आपको ये पता है कि फॉर्म 51 जो होता है मंथली अकाउंट के साथ में पाव को भेजा जाता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डिविजनल अकाउंटेंट भी इसको देख रहे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में मैक्सिमम स्टेट्स में मंथली अकाउंट के साथ में फॉर्म 51 नहीं भेजा जाता है। नहीं भेजे जाने के पीछे प्रक्रिया दूसरी है, लंबी प्रक्रिया है। वहां पे चूंकि डेली को स्टेटमेंट नहीं मिल रहा होता है, तो मंथली अकाउंट बनाने के बाद में ट्रेजरी ऑफिसर के पास जा करके एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको सीटीआई और सीटीआर बोलते हैं। उस सर्टिफिकेट पे साइन होने के बाद ही फॉर्म 51 भेजा जाता है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई फॉर्म 51 हैज नॉट बीन सेंट विद मंथली अकाउंट। हाँ, अगर बिना सीटीआई सीटीआर के भेजा जा सके तो फिर फॉर्म 51 भेजा जाता है, अमूमन बिना सीटीआई सीटीआर के फॉर्म सर 51 की कोई वैल्यू है नहीं। एक हाँ जगह बोलिए मैम। पढ़ा था सर कि शायद मंथली अकाउंट जाने का 3 दिन के अंदर भेजना है, ऐसा कुछ था क्या सर? नहीं, 51। 3 दिन का कोई मामला ही नहीं मैम। अच्छा, ठीक
ठीक है, 3 दिन का कोई मामला ही नहीं है, कहीं नहीं है। बिहार के केस में मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, कि वहां पे 35 दिन है, मतलब 5th ऑफ सेकेंड फॉलोइंग मंथ लिखा हुआ। तो यहाँ यही रूल फॉलो हो रहा है, और एक्चुअली बाय रूल है यहाँ पे, बिहार के जो अकाउंट कोड है उसमें, या फिर एक बिहार ऑडिट मैन्युअल है उसका, उसमें उसका मेंशन किया हुआ है, हम लोगों ने उसको चेक किया, क्रॉस क्रॉस वेरिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर जो फॉर्म 51 आता है उसका नाम होता है RF 51, रिवाइज फॉर्म 51। समझ रहे हैं? 3 दिन वाला मामला कहीं नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए अब क्या होगा। क्लियरेंस ऑफ माइनर हेड 108, पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंड बिलो द मेजर हेड 8658 सस्पेंड अकाउंट बाय प्रिंसिपल योग। तो पाओ ने, ध्यान से सुनिएगा, पाओ के पास अकाउंट आया था, ठीक है, पाओ ने क्या एंट्री मारी थी, पाओ ने जो एंट्री मारी थी, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, देख लीजिएगा, है ना। पाओ ने एंट्री मारी कि भैया माइनस क्रेडिट किया था 8782 पब्लिक वर्क्स टैक्स को, और क्रेडिट किया था 8658 पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस को, है ना। ये जो पाओ ने अकाउंट बनाया है, इस अकाउंट को उसने प्रिंसिपल लेवल को भेज दिया है। ऐसा ही फोकल पॉइंट ब्रांच ने अपना डिटेल मेन ब्रांच को भेजा है, और मेन ब्रांच ने भी प्रिंसिपल लेवल को इंटीमेट किया है, समझ रहे हैं, कि 8658 PSBS में 35,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो अब क्या करेगा प्रिंसिपल लेवल, उसी का यहाँ पे अगला स्लाइड है, देखिएगा ध्यान से। ऑन रिसीट ऑफ पाओ वाइज पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ने जब उसको पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट दिया है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेन ब्रांच तो दे ही रहा है उसको, स्टेट बैंक का मेन ब्रांच तो उसको दे ही रहा है, उसने रिजर्व बैंक से पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट मांगा और रिजर्व बैंक ने पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट दिया, हम इसको कहते हैं PPTS। ठीक है, ऐसा है रिसीट, रिसीट पुट थ्रू स्टेटमेंट RPTS। ठीक है, वो दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रिजर्व बैंक के जब पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट आता है तो वो प्रिंसिपल लेवल को आता है, और वो पाओ वाइज होता है, समझ रहे कि नहीं, ये भी आपको एक MCQ में पूछा जाएगा, कि जो पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट आता है वो डिवीजन वाइज होता है कि पाव वाइज होता है कि प्रिंसिपल लेवल वाइज होता है, कोई लोग ध्यान से पढ़ेगा नहीं तो भाई गलती तो हो ही जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो वो पेमेंट पुट थ्रू स्टेटमेंट होगा। प्रिंसिपल लेवल ऑफिस विल प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रांसफर एंट्री इन फॉर्म कैम 34, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कि ट्रांसफर एंट्री जो बनेगी वो कैम 34 में बनेगी, समझ गए। टू क्लियर द क्रेडिट लाइंग अंडर द माइनर हेड 108 PSBS। अब 108 PSBS में याद कीजिए, पहले था क्रेडिट, अब उसको माइनस क्रेडिट करेगा, तो माइनस क्रेडिट करके उसको क्लियर करेगा 8658 108 PSBS 35,000, और फाइनल कहाँ जाएगा 8675 में, जो कि डिपॉजिट विद RBI का एक ही हेड में ऑपरेट होता है, वो यही वाला है। और एक बार 8675 में ये फाइनली बुक हो गया, फिर यहाँ से और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन है। हॉलीवुड की फिल्म आपने देखी होगी फाइनल डेस्टिनेशन, वही है ये फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का अकाउंट RBI के साथ में है। तो डिपॉजिट विद RBI ही हमारा डिपॉजिट है, समझ रहे कि नहीं, वहां से पैसे निकलने हैं, वहां पे पैसे जाने हैं। तो एक बार वहां पे 8675 को आपने ऑपरेट कर दिया है, इसका माइनर हेड 101 सेंट्रल सिविल PSB और 35,000, और ये आपका फाइनल ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, किससे, किसकी तरफ से भाई, डिवीजन 1 की तरफ से। 9 एडजस्टमेंट ऑफ रिसीट स्क्रॉल टुगेदर विद रिसीट चालान रिसीट फ्रॉम फोकल पॉइंट ब्रांच ऑफ द क्रेडिटेड बैंक बाई ऑफ सेंट्रल स्टोर डिवीजन 1। अब यहाँ आए दूसरे डिवीजन को, उसको चेक मिला था, स्टोर डिवीजन को चेक मिलेगा तो वो चालान से जमा करेगा, चालान से जमा करेगा डेबिट करेगा, ये तो भाई शुरू से आप देखते आ रहे हैं। चेक से 8782 चेक का फिगर क्रेडिट होता है, चालान का फिगर डेबिट होता है। यहाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो आप लोगों को फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इतना तो फंडामेंटल आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टोर डिवीजन ने चालान से जमा किया, डेबिट में किया उसको, ठीक है। 8658 108 पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस, नहीं, ये क्या हो गया, ना ना सॉरी सॉरी, ये नहीं, ठीक है। उसने किया था डिवीजन ने डेबिट, राइट। तो ये पाओ ने जो किया है ना, पाओ इसको माइनस डेबिट करेगा, है ना, पाओ इसको माइनस डेबिट करेगा, किसको, 8782 रेमिटांसेस को, राइट, क्योंकि उसको रिसीट स्क्रॉल मिला है ना। डिवीजन ने भेजा पाओ को 8782 में डेबिट करके, पाओ ने उसको कैंसिल किया माइनस डेबिट करके, तो डेबिट किसको करेगा, 8658 पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस। यहाँ पे इसको डेबिट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक के पास में 35,000 रुपये इतना फाजिल आया है, एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। मान लीजिए कि जो स्टोर डिवीजन है उसका एक्रेडिटेड बैंक स्टेट बैंक नहीं है, PNB है, तो PNB के पास 35,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, जबकि ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का पैसा है जो कि PNB का अपना है नहीं, PNB को अल्टीमेटली RBI के पास रेमिट करना पड़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो एक्रेडिटेड बैंक होगा स्टोर डिवीजन का, उसको 35,000 जब उसने लिया तो उसको डेबिट किया। काहे को डेबिट किया, क्योंकि पैसा जब लेता है तो वो कैसा काउंट होता है, कैसा काउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन।
तो पीएसबी का जो अकाउंट हुआ, समझ रहे हैं, वो डेबिट हो गया क्योंकि पैसा आया। एक्शन बाय द डिविजनल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टोर डिवीजन ऑन रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ रिसीट स्क्रॉल विदाउट चलान, ठीक है। तो रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ रिसीट स्क्रॉल अगर मिल गया पाव से नहीं मिलता एक्चुअली में, उसको मिलता है अपना एक्रेडिटेड बैंक से, एक्रेडिटेड बैंक के भी डीलिंग ब्रांच से, ठीक है। बैंक के डीलिंग ब्रांच से किससे मिलता है? डीलिंग ब्रांच, ठीक है। और जब उसका रिसीट स्क्रॉल मिला, अब वो क्या करेगा भैया, देखिए वो क्या कर रहा है। डिविजनल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल स्टोर डिवीजन विल नोट द रेमिटेंस इन पार्ट 1। मैंने आपको पहले बताया कि 86 आना फॉर्म 51 का पार्ट 2 होता है चेक, और फॉर्म 51 का पार्ट 1 होता है चालान। क्योंकि उसको पैसा मिला तो उसको रेमिट किया तो उसको पार्ट 1 में भर के जमा करना पड़ेगा। सेम टू सेम है, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि फॉर्म 51 का पार्ट 1 चेक होता है कि चालान होता है, समझ रहे हैं। कैश रेमिटेड एंड एक्नॉलेज्ड ऑफ शेड्यूल ऑफ मंथली रिकंसिलिएशन चेक्स एंड रेमिटेंसेस इन फॉर्म 51 टू बी सेंट अलोंग विद मंथली अकाउंट टू पाओ ऑफ द सेंट्रल स्टोर डिवीजन, ठीक है। अब पाओ को भेज दिया गया है, समझ रहे हैं, फॉर्म 51 के साथ में क्या भेजा गया है? रिसीट स्क्रॉल। किसने भेजा है? स्टोर डिवीजन ने, समझ गए। अब पाओ क्या करेगा? क्लियरेंस ऑफ माइनर 108 पब्लिक वर्क्स बैंक सस्पेंस बिलो द मेजर हेड एट 658 सस्पेंस अकाउंट बाय प्रिंसिपल योग, ठीक है। अब प्रिंसिपल योग क्या करेगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। याद कीजिए 8658 में पहले इनिशियली उसने डेबिट किया हुआ था 101 में। अब 8658 108 में उसने डेबिट किया था, सॉरी, देखिए अब क्या हुआ था कि 8658 में चूंकि पाओ ने डेबिट किया था, समझ रहे हैं, 8658 108 पीएसबीएस में इसने माइनस डेबिट किया, किसने? प्रिंसिपल एओ ने। पर प्रिंसिपल एओ क्या अपने मर्जी से कर देगा? नहीं, उसको रिसीट पुट थ्रू स्टेटमेंट आरपीटीएस मिलेगा। आरपीटीएस उसको चाहिए, आरपीटीएस कहां से चाहिए? आरबीआई से चाहिए। ये प्लीज याद रखिएगा। आरबीआई आरपीटीएस देगा, किसको देगा? प्रिंसिपल लेव को। किसके प्रिंसिपल लेव को? पाओ, और पाओ वाइज देगा। इसमें लिखा हो पाओ वाइज, ये लिखा है आरपीटीएस पाओ वाइज जाएगा, ऑन रिसीट और पाओ वाइज आरपीटीएस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंसिपल ऑफिस विल प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रांसफर एंट्री इन कैम 34, फिर वापस कैम 34 में आएगा और 108 पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस को क्लियर करेगा। जब इसको क्लियर किया, आप माइनस डेबिट किया, तो फाइनली डेबिट कहाँ करेगा? 8675 को, ठीक है। अब आप जब उसको देखते हैं जहां उसने पेमेंट किया था, तो उसको फाइनली क्रेडिट किया था। जब ये आप रिसीट देखते हैं तो फाइनली इसमें डेबिट हुआ है 8675 को। क्योंकि 8675 एक रियल अकाउंट का नेचर फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पर जब पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा, डेबिट वोट कम्स इन। और वहां पर जब चेक से पैसा फाइनली निकलेगा तो वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट वॉज गोज आउट, समझे। दिस ट्रांसफर एंट्री डन इन फॉर्म नंबर कैम 34 will be incorporated in the monthly account and the power of central store division 1 will be intimated about the clearance of minor head 108 public sector bank suspense to enable him to keep suitable note against the original entry। तो ये इंटीमेशन कौन देगा? ये इंटीमेशन देगा प्रिंसिपल हो गया, भैया आप टेंशन मत लीजिए, हमने आपके अकाउंट में से पीएसबीएस को क्लियर कर दिया है, 8675 को डेबिट दे दिया है। तो चूंकि प्रिंसिपल है वो काम करेगा तो उसको पाव को इंटीमेट करना पड़ेगा ताकि पाव अपने अकाउंट्स में सुधार कर सके। इस तरीके से इंटीमेशन से काम चलता है और आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड अकाउंटिंग adjustment it could be seen that credit to subhead public works checks under the minor head 102 public works remittances below the major head 782 cash remittances etc, ठीक, सीरियल नंबर 1 गेट्स क्लियर्ड बाय माइनस क्रेडिट टू द सेड एट सीरियल नंबर 6। उतना हम सीरियल नंबर आपको नहीं बता के कंफ्यूज करेंगे, सिंपल मीनिंग यही है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आगे बढ़ता जाता है स्टेप बाय स्टेप, वहां पे एक ट्रांजेक्शन को अगर डेबिट किया गया है तो जब तक वो अल्टीमेटली 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई को टच नहीं करेगा तब तक वो डेबिट का माइनस डेबिट हो रहा था, क्रेडिट का माइनस क्रेडिट हो रहा था, समझ रहे हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि डेबिट को माइनस डेबिट से क्लियर किया है और क्रेडिट अंडर द माइनर हेड उसको भी क्लियर किया है माइनस क्रेडिट से। देखिए माइनस क्रेडिट, ये रहा माइनस क्रेडिट वाला और ये हम रहा माइनस डेबिट वाला, कहाँ चला गया भैया, देख रहे हैं। सब का सब उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, समझ रहे। सीरियल नंबर को आप लेकर के मत टेंशन में आइए। आगे, डेबिट टू सबहेड रेमिटेंसेस इनटू बैंक अंडर द माइनर हेड 102 पब्लिक वर्क्स रेमिटेंसेस बिलो द मेजर हेड 72, ठीक है। यहाँ भी माइनस डेबिट से ही होगा, माइनस डेबिट से, है ना। और ये भी माइनस डेबिट से ही होगा, ये देखिए। तो सीरियल नंबर आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल नहीं याद रखना है। द एंड ऑफ द अपेंडिक्स 7A। थैंक यू, दिस इज हिमांशु पांडे डबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।